हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के एक सब्जेक्ट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के सिलेबस को देखेंगे। देखिए, सेकंड सेमेस्टर जो बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं उनके पास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक सब्जेक्ट है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का। तो उन बच्चों के इस सब्जेक्ट का आज हम सिलेबस देखेंगे। देखिए, जो सिलेबस है उसे समझना काफ़ी ज़रूरी है, तो प्लीज़ सिलेबस को समझ लें। बाकी जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा सिलेबस को समझने के बाद। तो अगर हम टोटल सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है? 4 यूनिट आपको सिलेबस में पढ़नी है। 4 यूनिट में से आपको जो पहली यूनिट है उसमें आपको भारत की विदेश नीति को समझना है। देखिए, 4 यूनिट है, 4 यूनिट पर आपको वीडियोज़ भी जल्द ही मिल जाएँगी, लेकिन हाँ, वो आपको सारी बातें तब ज़्यादा समझ में आएँगी जब आप सिलेबस को समझ लेंगे। इसीलिए अभी सिलेबस पर हम बात करेंगे पहले, उसके बाद फिर वीडियो की भी बात करूँगा मैं। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो 4 में से जो पहली यूनिट है उसमें आपको भारत की विदेश नीति को समझना है। अब इसमें क्या-क्या मुख्य-मुख्य बातें करनी है इसको समझो। देखो, यूनिट 1 में आपको सबसे पहले समझना है कि जो विदेश नीति होती है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है? इसके साथ ही आपको डिटर्मिनेंट्स के बारे में समझना है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है जो भारत की विदेश नीति को डिसाइड करने वाले वो जो तत्व हैं, उसके बारे में आपको स्टडी करनी है, ठीक है? जैसे कि भारत की जो विदेश नीति है, उसमें कई सारे सिद्धांत हैं, उसमें भारत का जो एक लंबा इतिहास रहा है, वो भी भारत की विदेश नीति को डिसाइड करता है। भारत की जो संस्कृति है, वो भी भारत की विदेश नीति को डिसाइड करती है। तो ये भी डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट्स आपको पढ़ने हैं, निर्धारक तत्व इसे हिंदी में कहते हैं। इसके अलावा आपको जो भारत की विदेश नीति के जो उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स और जो सिद्धांत हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है? उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे काफ़ी गहराई से आपको समझना है। क्या समझना है कि गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन था वो क्या था? इसके साथ ही आपको समझना है कि आज के टाइम पर गुट निरपेक्षता है, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, चला आ रहा था, आज भी है, तो आज इसका क्या रेलेवेंस है, आखिर ये क्यों प्रासंगिक है, आज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो गई है, इसे कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था, लेकिन कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद आज इसकी क्या वैल्यू है, ये क्यों आज भी अस्तित्व में बना हुआ है या क्यों ज़रूरी है, ये आपको स्टडी करना है। यहाँ पे मैंने आपको हल्का-हल्का समझा दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊँगा, वो आपको समझ में आएगा। इसके साथ ही अगर आप बात करें सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट में आपको समझना है कि भारत के कुछ देशों के साथ रिलेशन को समझना है कि शीत युद्ध के दौरान और शीत युद्ध के बाद, भारत जो कोल्ड वॉर बीत चुका है उसके बाद किस तरह से भारत के रिलेशन इन देशों के साथ हैं। जैसे कि मुख्य रूप से आपको यहाँ पर भारत और यूएसए यानी कि इंडिया और यूएसए के संबंधों को समझना है कि शीत युद्ध के दौरान इनके संबंध कैसे थे, और शीत युद्ध जो कोल्ड वॉर है वो जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद इनके संबंध कैसे होते हैं। इसी तरह आपको इंडिया और रशिया के संबंधों को पढ़ना है, भारत रूस के संबंध को पढ़ना है, इंडिया चाइना के संबंधों को पढ़ना है। इसके साथ ही आपको इंडिया ईयू यानी कि यूरोपीय जो संघ है, उनके संबंधों के बारे में आपको स्टडी करनी है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट में आपको देखो, जो भारत है, भारत की जो बाउंड्रीज़ है वो कई सारे देशों के साथ शेयर होती है। स्पेशली हम नॉर्मली कहते हैं भारत को हम दक्षिण एशिया कह देते हैं। दक्षिण एशिया मान लेते हैं जो भारत है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इस एरिया को हम दक्षिण एशिया कहते हैं। तो अब जो आसपास का एरिया है, जो भारत के पड़ोसी राज्य रहे हैं, देश रहे हैं, उनके साथ भारत के कई सारे विवाद हैं, कई सारी समस्याएं, कई सारे चैलेंजेस हैं, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है। मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं, जैसे कि आपको सीमा विवाद के बारे में स्टडी करना है। अब यहाँ पर आप सीमा विवाद में क्या पढ़ेंगे ये समझिए ध्यान से। देखो, आपको भारत के सीमा विवाद किन देशों के साथ हैं? सबसे बड़ी चीज़, भारत की सीमा किन देशों के साथ लगती है? मुख्य रूप से चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हाँ, तो मुख्य रूप से इन्हीं देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। तो इनके बारे में आपको समझना है, इनके और भारत के संबंध किस तरह के हैं, इसके बारे में आपको इसमें स्टडी करनी है। सिंपल सी बात है, चाइना के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली, तो इस यूनिट में आप चाइना को स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सीमा विवाद की जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा स्टडी करनी है। पाकिस्तान से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आप यहाँ पे नेपाल पढ़ सकते हैं। नेपाल के साथ ही आप बांग्लादेश के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं, भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं, और भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। ये वाला जो टॉपिक है
वो आप इसमें देखेंगे, क्योंकि सीमा विवाद भारत और पाकिस्तान का ज़्यादा रहता है, तो इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। भूटान के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है सिलेबस में, तो आप हल्का हल्का उसको भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में आपको प्रवासन और शरणार्थी की जो समस्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि आज हम देखते हैं बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूज़ीज़ हैं, ठीक है, रोहिंग्या गला ख़राब हो रहा है थोड़ा मेरा, बाकी हाँ, तो ये कुछ रिफ्यूज़ीज़ हैं जो मतलब शरणार्थी बनकर म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में आ चुके हैं। तो भारत के लिए भी एक समस्या है कि जो भारत के दो पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश, तो उनके बीच आपस में डिस्प्यूट हो रहा है रिफ्यूज़ीज़ को लेकर, माइग्रेशन को लेकर। इसके साथ ही जो माइग्रेशन का मुद्दा है कि भारत से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। बांग्लादेश के बहुत सारे जो लोग थे वो 1971 में भारत में शरण लेने के लिए आ जाते हैं और भारत में ही रह रहे हैं लंबे समय से। तो ये जो समस्या है इसके बारे में स्टडी करना है। इसके साथ ही वापस से पाकिस्तान वाला मुद्दा सामने आया एक बड़ा, कि सीमा पार आतंकवाद, पाकिस्तान के द्वारा भारत में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो आप जब पाकिस्तान और भारत के संबंधों को स्टडी करेंगे तो ये दोनों चीज़ें अपने आप ही कवर हो जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में आपको समझना है कि समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत की स्थिति क्या है। देखिए, आज का ये जो वर्ल्ड है वो बहुध्रुवीय हो गया है। मतलब आज हम देख रहे हैं कि कई सारे पावर ब्लॉक्स आ गए हैं। ना सिर्फ अमेरिका पावरफुल है, बल्कि कई यूरोपीय संघ हो गए, चाइना हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये भी पावरफुल कंट्रीज के रूप में हमें सामने दिखाई देते हैं। अब इस विश्व मतलब ये जो विश्व व्यवस्था है, इस टाइम पर, आज के टाइम पर भारत की क्या स्थिति है, भारत किस नज़र से इस विश्व को देख रहा है या किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में ये 4th यूनिट यहाँ बात करती है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो यहाँ पे बात को समझिए। इंडियाज़ एंगेजमेंट इन मल्टीलैटरल फोरम, जो बहुमंचीय जो फोरम है या बहुमंचीय जो जगह है, देखो कहने का मतलब है कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि ब्रिक्स एक सम्मेलन है। ब्रिक्स एक, जानते होंगे आप ब्रिक्स के बारे में, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ब्रिक्स हो गया। एससीओ एक संस्था है, संघाई संगठन है एक, ये अलग अलग संगठन है। इसके अलावा WTO हो गया या वर्ल्ड WTO हो गया या UN हो गया, तो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। अब इन संस्थाओं में भारत किस तरह से अपना स्टैंड रखता है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। किन किन चीज़ों के बारे में, तो ट्रेड को लेकर भारत अपना क्या, मल्टीलेटरल जो फॉरम्स हैं, जो अलग अलग जो ये संगठन है, यहाँ पर भारत क्या ट्रेड के बारे में क्या कहता है, ट्रेड पर क्या विचार रखता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत क्या कहता है। अब अलग अलग मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, अलग अलग जो संगठन बने हुए हैं, प्रत्येक संगठन के द्वारा अलग अलग मीटिंग्स होती हैं जिसमें कई सारे मुद्दे सामने रखे जाते हैं। उसी तरह क्लाइमेट के मुद्दे पर भारत क्या कहता है, भारत का क्या दृष्टिकोण है, क्या कहता है भारत, क्या समझता है क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत, ट्रेड के बारे में भारत कैसे विचार रखता है, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में संभावनाएं और चुनौतियां, देखिए अब आज का ये जो विश्व है, उस विश्व में अब भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस बात को लेकर कितनी संभावनाएं हैं और क्या क्या चुनौतियां भारत के सामने हैं, क्या ये संभावना है कि भारत पूरी तरह एक विश्व शक्ति बन सकता है। अगर ये संभावना है तो इसके साथ ही हमें कुछ चुनौतियां भी दिखाई देती हैं, तो वो चुनौतियां क्या हैं, इसके बारे में स्टडी करना है। तो मेनली बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना आपको यूनिट 4 में, लेकिन हाँ, ये सामान्य बातें जो आजकल आप अखबार में भी पढ़ सकते हैं या नॉर्मली करंट अफेयर्स के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें यूनिट 3 वगैरह की, तो ये तो काफ़ी पुराने समय से भारत में डिस्प्यूट रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, और जो संबंध रहे हैं वो भी हम पुराने समय से देखते हैं। हालांकि आज बदल रहे हैं, संबंध में काफ़ी बदलाव आ रहा है, भारत और अमेरिका हो गए या दूसरे देश हो गए। लेकिन हम यहाँ पे बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 ज़्यादा करंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो करंट फॉर्म से ज़्यादातर रिलेटेड है ये यूनिट। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करें वीडियोज़ की, तो वीडियोज़ आपको दोस्तों जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियोज़ आपको जल्दी आसानी से मिल जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितनी भी कन्फ्यूज़न है, जो भी सिलेबस को लेकर, सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ जब प्रोवाइड कराई जाएगी तो समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।